हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। जीएस में भी हम लोग इंडियन हिस्ट्री यानी अगर बात करें तो भारतीय इतिहास में, जैसे भारतीय इतिहास के 3 खंडों में बांटा गया है भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए अध्ययन की दृष्टि से, जिसमें से हम लोग एक पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास दोस्तों मैंने अभी ही जल्दी लास्ट में हम लोग ने अभी जल्दी ही ख़त्म किया है दोस्तों सारी क्लासेस उसमें, तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप उसको सर्च करेंगे मेरे नाम से क्रैकर जीएस एकेडमी या मेरे नाम से सुनील कुमार से, तो आपको वो पूरी प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस हैं सारा मैंने कराया है वो आपको मिल जाएगा। आप उससे वहाँ से कर लें, आपको बहुत बेनिफिट होगा और क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे जो पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है दोस्तों, वो हम लोग दोस्तों टॉपिक पढ़ रहे हैं इस समय जैसे दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत आता है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत और हम लोग मध्यकालीन भारत शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है दोस्तों दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश, जिसको दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जो शमसी वंश से संबंधित था। ठीक है, तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। बट दोस्तों मेरा निवेदन है कि आप लोग पिछली क्लासेस जरूर देख लें, जो भी मैंने जैसे कल मैंने आपको ऐबक पढ़ाया था, उससे पहले मैंने आपको मोहम्मद गौरी का आक्रमण पढ़ाया, फिर महमूद गजनवी, फिर सिंध पर अरबों का हमला, तो इनको भी दोस्तों जरूर कर ले ताकि मेडिवल हिस्ट्री में आप पूरा कवर कर पाएँ। ठीक है, तो जो पिछड़ी क्लासेस हैं जो आपकी छूट गई हैं उनको भी आप साथ साथ कवर करते चलें। ठीक है, तो जिससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, और आज जो हम पढ़ा रहे हैं उसको भी कंटिन्यू करें। और आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखें, पूरा देखेंगे तभी आपको फील होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। हाँ, मेरा थोड़ा पढ़ाने का प्रोसेस लंबा है। रीज़न ये है कि मैं आपको बहुत ही सतह पर नहीं रखना चाहता हूँ, ना ही ज़्यादा डीप में। मैं आपको उतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ जितना पेपर की रिक्वायरमेंट है। जैसे वनडे एग्ज़ाम में जैसे वनडे एग्ज़ाम होता है, या अभी भविष्य में आने वाले यूपीपी है, पेट है, बीडीओ है, या यूपी आरओ का पेपर आता है, उन सब में जो जीएस पूछा जाता है वहाँ तक आपको मेरे क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा। जो मैं पढ़ाऊँगा वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, जितना मैं कवर करूंगा उतना आप मेरे साथ लिखते चलें, मैं जो बोलूंगा उसको नोट्स करते चलें। आपके सारा जीएस में हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी में जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा मिल जाएगा। ये मैं आपको फील करा दूंगा। अभी आप जब मेरे साथ 1 घंटा 35 से 40 मिनट बने रहेंगे, ठीक है, तो मैं इतना आपको कह सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से उनका धन्यवाद, और जो आज पहली बार आए हैं तो दोस्तों उनका स्वागत है मेरी चैनल पर। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे, शुरू करेंगे अपने टॉपिक को आज से सीधे इल्तुतमिश से। क्यों? क्योंकि जब मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि अब मैं सीधे, हम लोग रोज रोज ज़्यादा रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप सीधे से इल्तुतमिश शुरू करेंगे। मैंने कल लास्ट क्लास में भी यही कहा था, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से पीछे समझा के टॉपिक को कनेक्ट कर दिया है। तो आज हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शुरू करेंगे उससे पहले मैं बता दूं, जो भी नए हैं वो मेरे साथ जो मैं लिखूंगा आपको नोट्स करते चलना है, और जब मैं समझाऊं तो आप आराम से बैठ के सुने, और अगर आपको लगे कुछ उसमें से नोट्स करने वाला तो आप कहीं पे उसको आपको नोट्स कर लें, है ना। बट मैं यहाँ पे जो लिखाऊंगा वो आपको 100% लिखना है, उसमें एक एक शब्द लिख लेना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आपका खुद का सेल्फ नोट्स बन जाएगा ताकि आप आराम से उसको कम टाइम में रिविजन कर पाएंगे। और मैं बता दूं, नोट्स आपको खुद से ही बनाने चाहिए, किसी की पीपीटी, किसी का पीडीएफ यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद से लिखते हैं तो आपका कंसंट्रेशन रहता है, आपने क्या लिखा है, कहाँ पे किस चीज़ को किस तरीके से शॉर्ट में लिख दिया वो खुद आपको पता होता है, तो आप आराम से उसको रिवाइज कर पाते हैं। और नोट्स का बेनिफिट ये रहता है कि दोस्तों कम समय में आप ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं, है ना। पेपर के टाइम आप किताब लेके नहीं बैठ सकते, कि पेपर ही लेके आप पीपीटी लेकर नहीं बैठ सकते, बट आप अपने खुद के नोट्स जो सेल्फ नोट्स होते हैं वो कम शब्दों में लिखे होते हैं, वो आप आराम से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा दोस्तों आज का, 1 सेकंड दोस्तों, हाँ, टॉपिक है आज का हमारा इल्तुतमिश। क्योंकि हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत में ही इल्तुतमिश है। ठीक है, इल्तुतमिश, इसका टाइम पीरियड की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी, 1236 ईस्वी। ठीक है, ये टाइम पीरियड है इसका। हाँ, एकदम क्लियर है। ये इसका क्या है दोस्तों, टाइम पीरियड है 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक। ठीक है, ये भी ईस्वी तक है। देखो मैं बताता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा कनेक्ट करना है आपको। जब ऐबक की डेथ हो गई 1210 ईस्वी में, चौगान खेलते हुए जब उसकी डेथ हो गई तो उसका पुत्र आराम सा शासक बना। क्यों? क्योंकि उत्तराधिकार का नियम था तो वो शासक बना। बट दोस्तों वो
उतना योग्य नहीं था जितना इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, उसको जूद की लड़ाई में, आपको ये लड़ाई नहीं याद करना है, उसको जूद की लड़ाई में, मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा इसलिए आपको ये लिखना नहीं है, आपको लगे तो लिख लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। जूद की लड़ाई में 1210 ईस्वी में ही हुई थी। जूद की लड़ाई में उसको क्या हुआ, आराम शाह को पराजित कर दिया और स्वयं क्या कर दिया, स्वयं सुल्तान बन बैठा, है ना। भाई जीजा जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, चाहे यहाँ जीजा हो चाहे किसी के घर पे जीजा हो, जीजा हमेशा लगे रहते हैं किसी न किसी ताक झांक में कि कुछ ना कुछ मिल जाए हमको बस ससुराल वालों से। तो इसने भी क्या किया दोस्तों, अपने ससुराल से पूरा साम्राज्य ही ले लिया, है ना। तो जीजा भाई हर जगह ऐसे ही होते हैं। तो जीजा सालों में और थोड़ा कहीं कहीं अच्छी बनती, कहीं कहीं बनती भी नहीं है, तो यहाँ नहीं बन रही थी, है ना। तो उसने क्या किया, भाई जीजा था ना इल्तुतमिश, उसका आराम सा का थोड़ा, ठीक है, क्योंकि वो ऐबक का दमाद था। तो जूद की लड़ाई में क्या किया, उससे पूरा साम्राज्य ही ले लिया। देखो यहाँ पूरा जीजा, यहाँ थोड़ी प्रॉपर्टी मांगते हैं, यहाँ तो पूरा साम्राज्य ही ले लिया पूरा, है ना। तो जीत लिया। तो क्या हुआ, फिर इल्तुतमिश सुल्तान बन बैठा। अभी सुल्तान बन बैठा, इसके पीछे बहुत सारे विवाद होंगे, मैं अभी आगे इसको पढ़ाऊंगा, बट अब मैं सीधे आता हूँ। उसको सुल्तान बन गया, उसको शासक मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जब सुल्तान बना था उससे पहले क्या था, तो थोड़े से हम इल्तुतमिश के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, ताकि क्या हो, हर एक चीज़ के बारे में एकदम क्लियर रहे, एकदम क्लियर कट, एकदम दिमाग में, ठीक है। तो इल्तुतमिश के बारे में, है ना, इसका क्या है, कुछ इसकी हम लोग पृष्ठभूमि देख लेते हैं, यानी इल्तुतमिश की पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या था, ठीक है, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड दोस्तों पहला पॉइंट है, ये जो था ये ऐबक का गुलाम था। मैंने बताया था दोस्तों, ये ऐबक का गुलाम था, ठीक है, ऐबक का गुलाम था, ठीक है। पहली चीज तो ये ऐबक का गुलाम था। बट क्या हुआ कि जब एक बार मोहम्मद गौरी और ये ऐबक और इल्तुतमिश एक अभियान पे गए थे, तो उस अभियान में इल्तुतमिश की बहादुरी से प्रसन्न होकर मोहम्मद गौरी ने ऐबक से कहा था कि आप इसे दासता से मुक्त कर दो। तो ऐबक ने क्या कर दिया था, इसे दासता से मुक्त कर दिया था, ठीक है। और इसे क्या कर दिया था, इसे एक इक्तादार बना दिया था। कहाँ का इक्तादार था ये, तो यह बदायूं का इक्तादार था। ये सुल्तान बनने से पहले ये बदायूं का इक्तादार था। सुल्तान बनने से पहले ये कहाँ का तो इक्तादार था, बदायूं का इक्तादार था। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत में इक्तादारी की शुरुआत इल्तुतमिश ने ही की थी, तो फिर ये कहाँ से इक्तादार वहाँ पे था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इक्तादारी प्रणाली भारत में तो इल्तुतमिश ने शुरू की थी, बस ये प्रणाली, बट ये मध्य एशिया में जहाँ पे तुर्की सुल्तान रहता था, तुर्की साम्राज्य था, वहाँ पे ये इक्तादारी प्रणाली पहले भी चल रही थी। उसी का मॉडल यहाँ पे लगाया भारत में, किसने लागू किया था, तो इल्तुतमिश ने। ये जो था वहाँ की जो वहाँ की प्रशासनिक प्रणाली थी, तो तुर्क की वहाँ की एक नौकरशाही पद्धति थी, इक्तादार, है ना, इक्ता प्रणाली। तो इक्तादारी प्रणाली तो मध्य एशिया में या तुर्की जहाँ पे साम्राज्य स्थापित था वहाँ पहले से चल रही थी। बट भारत में अगर हम कहें कि तो इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो इल्तुतमिश ने। ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इक्तादार था, ये बात में आप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह बदायूं का इक्तादार था। तीसरा, यह ऐबक का दामाद भी था, ऐबक का दामाद भी था, ये भी सही है, समझ में आ गया ना, मैं भी बता चुका हूं। सबसे मेन चीज चौथे में पहला तो ये मुस्लिम था, ठीक है, मुस्लिम था। मुस्लिम में भी दोस्तों ये हनीफी संप्रदाय से था, वही मैं बताऊंगा आपको, इसमें हनीफी संप्रदाय से था, ठीक है। हनीफी संप्रदाय के बाद ये मुस्लिम हनीफी संप्रदाय तुर्क जाति से था, ठीक है। और तुर्कों में भी ये इल्बरी था, तुर्कों में भी कई तरीके के लोग थे, इल्बरी, तो इसमें ये इल्बरी था। तो यह मुस्लिम था, हनीफी संप्रदाय से संबंधित था, तुर्क जाति से था और इल्बरी था, ठीक है। मैं बताऊं, देखो मुस्लिम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हनीफी संप्रदाय क्या था, मुस्लिम समाज में या कह लो मुस्लिम धर्म में 4 मेन पुस्तकें हैं, जिसमें से एक है कुरान दोस्तों, हदीस, इज्मा, ठीक है, और कयास। इन पुस्तकों को या इनकी जो पुस्तकें या इनके जो मूल बातें हैं उनको, उनकी व्याख्या या मुसलमानों की जो पुस्तकें उनको व्याख्यात करने के लिए
क्या हुआ, लोगों में मतभेद होने लगा। तो इसी मतभेद में क्या हुआ, 4 मत उभर कर आए। उन्हीं में से एक मत था हनीफी, अबू हनीफी का संप्रदाय। अबू हनीफी थे उन्हीं में से एक, जिन्होंने इन चारों पुस्तकों की अपने तरीके से व्याख्या की और उन्होंने शरीयत के हिसाब से मुस्लिम संप्रदाय का कानून चलाने के लिए उन्होंने कहा। ठीक है, तो शरीयत के अनुसार कानून चलाने के लिए हनीफी संप्रदाय ने कहा। और अबू हनीफी के अनुनाई हनीफी संप्रदाय से संबंधित थे। तो वो जितने भी भारत में आए हैं वो सब हनीफी संप्रदाय से संबंधित थे मुस्लिम, ये याद रखना है। जो तुर्क थे, जितने भी तुर्की आए हैं वो हनीफी जो अबू हनीफा थे उन्हीं के अनुयायी थे और उन्हीं के संप्रदाय से संबंधित थे। और वही लोग दोस्तों आए थे और वो अबू हनीफा को मानते थे। ठीक, तो इसीलिए इसको हनीफी संप्रदाय से संबंधित है ये बोला जाता है। अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना आपको पता होना चाहिए था, ये इसका बैकग्राउंड था। मैंने बता दिया कि पहले तो ये गुलाम था, बट इल्तुतमिश के कहने पर ऐबक ने इसे दास्ता से मुक्ति दे दी थी। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड हो गया खत्म। इससे ज़्यादा आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके ख्याति का आधार, क्यों हमको इतना पढ़ रहे हैं इसको, इसने ऐसा क्या काम कर दिया है दोस्तों, इसने ऐसा क्या किया है कि हम इसको पढ़ रहे हैं और इतना ज़्यादा हम इसको क्यों हर पेपर में इसको क्यों पूछा जाता है और इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है। तो इसको ख्याति का आधार, अब जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी दोस्तों ख्याति का आधार। बहुत, मैं आपको एक एक चीज़ एकदम आराम से और अच्छे से समझाते चलूँगा, बस आप आराम से मेरे साथ बने रहें। तो इसकी ख्याति का क्या आधार था, क्यों इसको हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, इतना इतिहास में इसको क्यों इतना नाम दर्ज है। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट रहेगा, मैं एक एक पॉइंट लिखा दूंगा पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसमें। ठीक है, आप पहले मेरे साथ एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एक एक पॉइंट को, फिर मैं एक एक पॉइंट को आपको समझा दूंगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों क्या होगा, जब आपको लिखा रहेगा फिर मैं आपको पहली बार आप लिखेंगे, फिर दूसरी बार मैं आपको समझाऊंगा, फिर तीसरी बार आप रिवीजन करेंगे, तो आपका क्या होगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा, आपको एकदम एक एक चीज़ याद हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले मैं जो चीज़ लिखा दूंगा पहले उसको आपको लिखना है, इसे लिखते चलना है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मैंने बताया था ऐबक जो था दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था और इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो दो चीज़ हैं, एक संस्थापक होता है, एक वास्तविक संस्थापक होता है। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि वास्तविक संस्थापक का मतलब क्या होता है। बस अब पहले आप पॉइंट लिखें। दूसरा दोस्तों पॉइंट इसमें था क्या, इसने बंगाल को जीता, बंगाल को जीता। ठीक है, तीसरा मंगोल चंगेज खां के प्रति मंगोल चंगेज खां के प्रति सुरक्षात्मक नीति अपनाया। ठीक है, सही दिख रहा ना, स्पष्ट एकदम, हाँ कोई नहीं दिक्कत है। तो मंगोल चंगेज खां के प्रति सुरक्षात्मक नीति अपनाया। चौथा पॉइंट है रणथंभौर को जीता, रणथंभौर को जीता। ठीक है, रणथंभौर को जीता। पांचवा पॉइंट है कुबाचा एवं यल्दोज का अंत किया। ठीक है, छठा इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत
किया। ठीक है। 7वां, तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया, तुर्कान ए चहलगामी का गठन, चहलगामी, हाँ ठीक है, चहलगामी का गठन किया। 8वां, तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया। 8वां, नासिरिया मदरसा का निर्माण करवाया। नासिरिया मदरसा का निर्माण करवाया। 8 हो गए। इसके बाद आगे और लिखिएगा, मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है, मैं इसको मिटाना नहीं चाहता क्योंकि एक एक चीज़ मुझे समझाना। अब जो लिखवा रहा हूँ वो फैक्ट है, आप सीधे उसको लिख लीजिएगा। नासिरिया मदरसा का निर्माण कराया। आगे लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे कि इसने शमसी तालाब का निर्माण करवाया। शमसी वंश था, उसी से संबंधित एक तालाब का निर्माण करवाया। ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो शमसी तालाब का निर्माण करवाया। अगला 9वां पॉइंट रहेगा। 10वां पॉइंट रहेगा, पहले लिखा 9वां, शमसी तालाब का निर्माण कराया। 10वां आप लिखेंगे कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण कब पूर्ण निर्माण करवाया। इसने कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया, क्योंकि जो ऐबक था उसने शुरुआत की थी, इसने पूरा निर्माण करा दिया। तो कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया। ठीक है। कब? तो आपको इसके बारे में इतना, कितने 10 पॉइंट हो गए शायद, मुझे समथिंग लग रहा है 10 पॉइंट के आसपास आपने लिखे होंगे, तो आपके हो गए होंगे। ठीक है। तो इतना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तो दोस्तों पॉइंट हो गए, अब इनको हमें समझना है। आपने लिख लिया, आप आराम से आप बैठ के मेरी बात को सुनिएगा। जहां आपको लगे थोड़ा बहुत कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। अब मैं आपको सिर्फ समझाते चलूँगा। ठीक है। तो अब आराम से मेरी बात सुनिएगा, कलम और पेन रखकर। ठीक है, पेन और कॉपी रखकर आराम से बंद करके। सबसे पहली चीज़ दोस्तों क्या है कि मैं बताता चलता हूँ आपको कि इसमें क्या है कि इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये है, क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मोहम्मद गौरी और ऐबक ने जो साम्राज्य जीता था, उसको ये लोग एक सुदृढ़ आधार नहीं दे पाए थे। ना तो इसको एक राजनीतिक आधार दे पाए अच्छी तरीके से, ना एक प्रशासनिक आधार दे पाए, ना ही एक आर्थिक आधार इसको नहीं दे पाए। ठीक है। जब इल्तुतमिश जब सुल्तान बना तो इसने राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक आधार दिया। प्रशासनिक आधार के तहत इसने क्या किया? सबसे बड़ा काम तो इसने इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत की। अभी मैं इक्तादारी प्रणाली की बताऊंगा। आर्थिक रूप से इसने को कम मजबूत करने के लिए इसने क्या किया? तो इसने कहा कि मैं शरीयत का सम्मान करता हूं, बट शरीयत के कानून के हिसाब से मैं क्या है शासन नहीं चलाऊंगा। उसने क्यों? क्योंकि जब एक बार क्या हुआ, जब एक बार उलेमाओं ने कहा कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए कहा है कि हमें जो खराजी भूमि है उसको उर्सरी भूमि में तब्दील करना चाहिए। अब खराजी भूमि क्या? तो खराजी भूमि जो होती थी, खराज जो होता था भूमि ऐसी होती जिससे भू राजस्व मिलता था, और वो भू राजस्व कितना होता था? तो 40%। तो इसने कहा, और खराजी भूमि कौन सी होती थी? उसरी भूमि। तो उसरी मतलब जो अनुर्वर होती थी, उसरी है ना, उसरी भूमि तो हम लोग जानते हैं जो अनुर्वर होती है, उसका टैक्स लेता था 10%। तो उसने कहा कि खराज, उलेमा कहते थे कि खराजी भूमि को अगर हम उसरी भूमि परिवर्तित कर देंगे तो जो हिंदू हैं वो क्या होगा? ज़्यादातर मुस्लिम बन जाए, क्योंकि खराजी भूमि ज़्यादातर जो है वो किसको मिलती थी? वो ज़्यादातर हिंदुओं को ही, मुस्लिमों को मिलती थी। तो इसीलिए क्या है कि उसने कहा खराजी भूमि को उसरी भूमि कर दे, ताकि क्या हो, उसका कम कर देंगे तो बहुत सारे मुस्लिम हिंदू जो हैं वो धर्म परिवर्तित करा लेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, अगर हम खराजी भूमि को उसरी भूमि परिवर्तित करेंगे तो इससे क्या होगा? रेवेन्यू घट जाएगी, भू राजस्व कम हो जाएगा, और भू राजस्व कम हो जाएगा तो साम्राज्य को हम सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से उसने क्या किया? आर्थिक आधार को मजबूत करने के लिए उसने कहा कि मैं शरीयत का सम्मान करता हूँ, बट शरीयत के हिसाब से मैं कानून नहीं चलाऊंगा, मैं शासन नहीं चलाऊंगा, मैं आपका उलेमाओं का सम्मान करता हूँ, बट उलेमाओं की हर बातों को नहीं मानूंगा। ऐसा उसने कहा। ठीक है। वो हिंदू, मुस्लिम, पारसी सबको सम्मान देता था और सबकी बातों को सुनता था, बट अगर जिसकी बात सही होती थी उसको मानता था, अदरवाइज किसी की बात नहीं मानता था अगर उसको सही नहीं लगती थी तो। ठीक है। तो ये चीज़ है।
ठीक है। तो ये उसने क्या किया, सुदृढ़ कर दिया है। तो इसीलिए उसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में हमको पता होनी चाहिए जी। ठीक है, इसने बंगाल को जीता। तो दोस्तों क्या हुआ कि जब ऐबक के अंतिम दिनों में क्या हुआ, ऐबक के अंतिम दिनों में अली मर्दान नामक एक जो अधीनस्थ अधिकारी था ऐबक का ही, मतलब जो मोहम्मद गौरी का, उस जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई तो उसके बाद ऐबक जब सुल्तान बना तो ऐबक के कुछ दिनों बाद उसने अली मर्दान ने क्या किया, अली मर्दान ने क्या किया, एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। कहाँ पर, बंगाल में। अली मर्दान के ही उत्तराधिकारी इल्तुतमिश के शासनकाल में एवाज था। इसी का उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश के शासनकाल में एवाज, जो बंगाल में शासन कर रहा था। तो इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने बंगाल को अपने अधीनस्थ बनाने के लिए बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल को जीत लिया। उसी युद्ध में दोस्तों इल्तुतमिश का एक पुत्र भी मारा गया था, जिसके नाम से एक मकबरा बना था, जो पहला मुस्लिम मकबरा था भारत में। जो पहला मुस्लिम मकबरा था भारत में, वो सुल्तानगढ़ी जिसको बोलते हैं, वो किसका था, तो वो इल्तुतमिश के ही पुत्र का था। ठीक है, तो वो इल्तुतमिश के पुत्र का था सुल्तानगढ़ी मकबरा, जो दिल्ली सल्तनत में, मतलब जो भारत में स्थापित पहला मकबरा था मुस्लिमों का। ठीक है, तो वो सुल्तानगढ़ी मकबरा था। ठीक है, तो अली मर्दान ने मतलब एवाज को हराकर और इसी युद्ध में क्या हुआ, फिर इसको नियंत्रण में ले लिया, बंगाल को अपने जीत लिया और नियंत्रण में ले लिया और इसको भी हरा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो बंगाल को जीता, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बंगाल जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। वहाँ वो बड़ा प्रदेश था, क्योंकि उस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा और क्या कहते हैं झारखंड और आज का जो बंगाल है, पश्चिमी और पूर्वी दोनों बंगाल, इतना बड़ा प्रदेश आता था बंगाल में। और बंगाल जो है उपजाऊ भूमि थी उस समय, तो वहाँ से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता था। इसलिए बंगाल को कोई भी शासक होता था, दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे जितने भी शासक होते थे, वो बंगाल को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखना चाहते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसने बंगाल को जीता और बंगाल को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। और उस समय जब इसने आक्रमण किया था, उस समय बंगाल का शासक एवाज था। एवाज किसका उत्तराधिकारी था, तो अली मर्दान किसके समकालीन था, तो वो ऐबक के बाद है। ठीक है, तो बात आपको अब समझ में आ गई होगी। और इसी युद्ध जब बंगाल का अभियान कर रहा था, तो इसी अभियान के दौरान में इल्तुतमिश का पुत्र मारा गया था, नासुरुद्दीन ऐसा कुछ नाम होगा। ठीक है, तो मारा गया था और उसी की याद में इसने क्या किया, बहुत प्रेम करता था अपने पुत्र से। इसी के याद में इसने भारत में पहला मकबरा स्थापित किया, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिख लेनी है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक, बाद अब आते हैं हम दोस्तों तीसरा पॉइंट, मंगोल चंगेज खां के प्रति सुरक्षात्मक नीति अपनाएं। हुआ ये कि दोस्तों ईरान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक, और उस समय एक बड़ा साम्राज्य होता था ख्वारिज्म साम्राज्य। तो ख्वारिज साम्राज्य में उस समय ख्वारिज्म जो होता था बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो चंगेज खां, मंगोल जो चंगेज खां था, वो दोस्तों मध्य एशिया में बहुत शक्तिशाली हो गए थे इस समय। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया कि ख्वारिज साम्राज्य पर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया और ख्वारिज साम्राज्य को एकदम नस्ते नाबूद कर दिया। एकदम एक एक बच्चे को, वहाँ के जो साम्राज्य, जो राज्य परिवार के जितने भी लोग थे, उनको एक एक करके मार दिया। उस समय उसी ख्वारिजी वंश का एक उत्तराधिकारी था, वो क्या कहते हैं, जियाउद्दीन मांगबरवी। वो किसी अभियान पे गया हुआ था और जब वो लौट के आया तो देखा उसने कि मंगोलों ने उसके साम्राज्य को पूरा तहस नहस कर दिया और उनके परिवार के सारे लोगों को बचा दिया। मंगोल का विरोध करने के लिए जियाउद्दीन आगे बढ़ा, बट उसके सेनापति ने उसको रोक दिया कि नहीं, अभी ये स्थिति अनुकूल नहीं है, क्योंकि मंगोल हमारे पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर चुके हैं, नेस्तो नाबूद कर चुके हैं। अगर उस आग में आग भी कूदेंगे तो आप भी जल जाएंगे, क्योंकि मंगोलों का शक्तिशाली थी, बहुत बड़ी सेना थी। तो जियाउद्दीन मांगबरनी अपने सेनापति की बात मानकर उसने इल्तुतमिश के भारत में शरण लेने की सोची और वो भारत की ओर आया। और ये समाचार पहुंच गया मंगोल के पास, मंगोल राजा चंगेज खां के पास। चंगेज खां ने उसका पीछा किया और वो भी पीछा करते हुए उसका भारत के सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर आ गया। और जैसे ही सिंधु नदी के पश्चिमी तट पे वो पहुंचा, तो जब उसके डर से जियाउद्दीन मांगबरवी ने क्या किया, सिंधु नदी में अपना घोड़ा उतार दिया और घोड़ा के पार करके दोस्तों वो सिंधु नदी के पूरब की ओर चला गया। और जब जियाउद्दीन मांगबरवी ने उसने इल्तुतमिश से मदद मांगी, तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि उसने सुरक्षात्मक नीति अपनाया। सुरक्षात्मक नीति क्या अपनाया, उसने कहा कि वो उस समय क्या था कि भारत में देखो, उस समय
साम्राज्य स्थापित पूरी तरीके से हो नहीं पाया था, लगा हुआ था क्या कहते हैं ये इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश किसी एक बड़े विद्रोही का सामना करने के लिए, मतलब बड़े आक्रमणकारी का सामना करने के लिए वो तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय साम्राज्य इतना बड़ा, इतना अभी सुदृढ़ नहीं हो पाया था। और अगर कहीं चंगेज खां उसके भारत पर आक्रमण कर देते तो निश्चित था कि भारत भी उस समय हार जाता, चंगेज खां से इल्तुतमिश हार जाता। तो उसने एक अच्छा राजनीतिक कूटनीति का काम किया, उसने जियाउद्दीन मांग बरनी का साथ देने से मना कर दिया, क्योंकि मंगोल चंगेज खां ने कह रखा था कि अगर इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन वर्नी का साथ दिया तो मैं भारत पर आक्रमण करूंगा, ये निश्चित है। तो और जियाउद्दीन जो क्या कहते हैं इल्तुतमिश जो है वो मंगोलों से बहुत डरता था, भय खाता था, इसलिए उसने जियाउद्दीन मांग बरनी को शरण देने से मना कर दिया और कहा कि आप हमारे साम्राज्य के हिस्से में नहीं आ सकते। जब ये बात हुई तो जियाउद्दीन मांग बरनी बेबस होकर पंजाब, जो पश्चिमी पंजाब है, जो सिंधु नदी के पार वाला, वहाँ पे क्या किया उसने, खोखर एक जनजाति थी, वहाँ पे उसकी राजकुमारी से विवाह कर लिया और जियाउद्दीन मांग बरनी वहीं पे स्थापित हो गया, वहीं पे सब रूल करने लगा छोटे क्षेत्र पर। मंगोल क्या है कि सिंधु नदी को पार करके जियाउद्दीन बरनी पे हमला करते कि उससे पहले क्या हुआ, मंगोलों के साम्राज्य में एक विद्रोह हो गया, तो उसको दबाने के लिए चंगेज खां वापस चला गया। और जब चंगेज खां वापस चला गया तो जियाउद्दीन मांग बरनी भी अपने साम्राज्य की ओर वापस चला गया। तो इधर क्या हुआ, उसने मंगोल चंगेज खां के प्रति सुरक्षात्मक नीति अपनाई। तो सुरक्षात्मक मतलब क्या है कि अपनी रक्षा कर ली और दूसरे को मौका भी नहीं दिया कि हमें साम्राज्य पर हमारे हमला करें, ठीक है। तो ये इसलिए उसने ये था, ठीक। तीसरी चीज, जब वो सुरक्षात्मक नीति अपना रहा था, जब मंगोलों से हमला नहीं करना, तो उसी क्रम में वो रणथंबोर को जीता था उसने। राजपूताना के एकमात्र क्षेत्र में जो दोस्तों रणथंबोर को जीता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे राजपूताना को तो सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी ने जीता या अकबर ने जीता, उससे पहले किसी ने पूरे राजपूताना क्षेत्र को नहीं जीत पाया था, ठीक है। तो राजपूताना क्षेत्र के सिर्फ एक वाले क्षेत्र को, रणथंबोर को, सिर्फ इल्तुतमिश ने जीता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बात आती है कुबाचा यल्दोज। दोस्तों मैं आपको देखो, अब मैं आपको छोटा सा एक मैप बना के दिखाता हूँ। मैप, जैसे कि मैं आपको ये छोटा सा मैप, बिल्कुल छोटा सा बनाऊंगा आपको ताकि दिखे, बस आप खाली समझें इसको, बात को मैं समझाता हूँ। दोस्तों ये हमारा भारत है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है, इसको समझना है बस। और ये पाकिस्तान वाला इलाका है, ये दोस्तों क्या है, ये पश्चिमी इलाका है ना, उत्तर पश्चिमी इलाका। इस समय उत्तर पश्चिमी इलाका में जब इल्तुतमिश था, उसमें बहुत ज़्यादा गतिविधियां बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या था, जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसी समय जियाउद्दीन मांग बरनी आ गया, उसी तरह यल्दोज ने इल्तुतमिश को दंडित करने के लिए, कुबाचा ने इल्तुतमिश को दंडित करने के लिए, उसी समय मंगोल भी आ गए। तो ये पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है एकदम युद्ध क्षेत्र बन गया था, और इस युद्ध क्षेत्र में इल्तुतमिश अभी हाथ डालने के लिए सक्षम नहीं था। तो इसीलिए ने क्या किया, उसने पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, उसके प्रति एक नीति अपनाई। उसने कहा, उसने क्या नीति अपनाई, प्रतीक्षा करो, देखो, फिर हमला करो। प्रतीक्षा मतलब ये जो चार शक्तियां थी, मंगोल, जियाउद्दीन मांग बरनी, कुबाचा, यल्दोज, उसने कहा कि पहले इन चारों को लड़ मारने दो, जब ये लड़ मार लेंगे, जब इनमें से कोई एक बचेगा तो उनको मैं हरा दूंगा उसको, और इस तरीके से क्या होगा कि वो पश्चिमी क्षेत्र एकदम स्वतंत्र हो जाएगा। और उसने ये भी बना रखा था कि हमारा जो पूर्वी पंजाब है उस पर कोई अगर आक्रमण करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं हमला करूंगा। पश्चिमी पंजाब में आप लोग गतिविधियां करते रहिए, मैं हमला हस्तक्षेप नहीं करूंगा। उसने ये नीति अपनाई। तो इसने नीति क्या अपनाई, प्रतीक्षा करो, देखो और हमला करो, है ना, वेट करो और दोस्तों देखते रहो, सी, फिर इसके बाद जब कोई एक बचेगा तो मैं क्या करूंगा, उसको खत्म करके मैं अपने साम्राज्य की स्थापना कर लूंगा। ये उसने नीति अपनाई। तो इसी चारों में दोस्तों जियाउद्दीन मांग बरनी चला गया, मंगोल चले गए, ठीक है। बचे कौन कौन से, तो यल्दोज एवं कुबाचा। दोस्तों कुबाचा को इसने हरा दिया। कुबाचा दोस्तों वही सिंध मुल्तान पे था, उसको दोस्तों इसने युद्ध में जब वो आया तो उसको ज़्यादा, उसके पास ज़्यादा बड़ा ताकत नहीं थी कुबाचा, बट उसको हरा के और उसको खत्म कर दिया। इसी क्रम में देखो, अब कुबाचा यल्दोज ने क्यों आक्रमण किया, क्योंकि पहले तो ये ऐबक के शासनकाल में नहीं था भाई। ऐबक जो था उनका साड़ू था, वो साड़ू भाई थे, कुबाचा, यल्दोज और ऐबक वो साड़ू भाई थे। तो उन्होंने कहा कि हम एक ही परिवार के लोग थे, हम साथ साथ थे, तो हमने साम्राज्य का बंटवारा किया, हम अपने अपने क्षेत्र में रूल कर रहे थे। भाई आराम सा जब शासक बना तो भी उन्होंने कुबाचा और यल्दोज ने आक्रमण नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ऐबक का ही उत्तराधिकारी था, तो उसी के परिवार से था, उसका भतीजा था, वो उसके मौसा थे ये कुबाचा और यल्दोज, उसे आराम से आके, तो भाई उसके बच्चा की समान था, तो उसने आक्रमण नहीं किया। बट जब इल्तुतमिश बना तो भाई इल्तुतमिश, आप कौन हैं, आप हैं कौन हमारे, ये वाली कहानी हो गई। भाई आप तो गुलाम हैं और आप हमारे साड़ू भाई का सुल्तान कैसे मतलब कब्जा कर लेंगे साम्राज्य, और हमारे भतीजे का आपने हटा दिया।
तो ये भाई कहा कि हम तो हम दोनों एकदम एक बरादरी के नहीं हैं, हम ना तो आपका कोई हमारा रिश्ता है, ठीक है। तो उसने किया कि ठीक है, फिर उसने कहा कि जब साम्राज्य का दावा आप नहीं कर सकते, तो इन्होंने दोनों लोगों ने क्या किया, इल्तुतमिश को दंडित करने के लिए इल्तुतमिश के पूर्वी पंजाब वाले क्षेत्र पर हमला किया और कुबाचा को हरा दिया और हरा कर उसको मार डाला और वो, ठीक है, उसका साम्राज्य बिखर गया। इसके बाद क्या हुआ, यल्दोज जब आया तो यल्दोज और इनके बीच में एक युद्ध हुआ, जिसको दोस्तों तराइन का तृतीय युद्ध बोलते हैं। मैंने बताया था तराइन के 3 युद्ध, आप लोगों ने 2 ही युद्ध पढ़े होंगे, 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गौरी हार गए थे। प्रथम युद्ध था वो। दूसरा हुआ था 1191, फिर दूसरा 1192 में हुआ था, और जिसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज। बट इसमें तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत, तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1216 ईस्वी में। और किनके मध्य हुआ था, तो किनके मध्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये हुआ था दोस्तों यल्दोज एवं कुबाच, यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी पूछ सकता है, बच्चे दो ही जानते हैं तराइन के, बट ये तीसरा युद्ध। और इसी युद्ध में क्या हुआ था, कुबाचा यल्दोज को इल्तुतमिश से हरा दिया था और फिर क्या किया, अब पश्चिमी पंजाब भी उसके क्षेत्र के अंदर आ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से उसने पश्चिमी गतिविधियों को शांत कर दिया। पश्चिमी गतिविधियों में कुबाचा यल्दोज लास्ट में बचे तो उनको हरा दिया, बंगाल को प्रत्यक्ष नियंत्रण कर दिया, और ये हो गई दोस्तों इसकी साम्राज्य विस्तारवादी नीतियों। हमने रणथंभौर को बता दिया, तो इसने इतने क्षेत्र जीते थे अपने शासनकाल में। फिर इसके बाद उसको ज़्यादा मौका नहीं मिला, फिर उसने साम्राज्य को सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका निभाई और अब उसने साम्राज्य को सुदृढ़ करना शुरू किया इतने क्षेत्र को जीतने के बाद, इतनी गतिविधियां शांत करने के बाद, ठीक है। तो ये हो गई। इसके बाद दोस्तों इसने साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, मैंने बताया, इसने इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत की। इक्तादारी प्रणाली क्या होती थी, मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि ये मेंस की क्लास तो है नहीं, 1 डे एग्जाम होता है। तो जैसे कि मैं आपको ऊपर बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये पूरा साम्राज्य है, मान लीजिए ये साम्राज्य है, तो क्या किया इसने साम्राज्य को, पूरे साम्राज्य को इक्ताओं में बांट दिया। इक्ता मतलब एक भूखंड होता था, क्षेत्र, इक्ताओं में बांट दिया, पूरे साम्राज्य को इक्ताओं में बांट दिया, ठीक है। और उसमें क्या कर दिया, मान लो ये 1 इक्ता हुआ, ये 2 इक्ता हुआ, ये 3 इक्ता हुआ, ये 4 हुआ, 5 हुआ, इस तरीके सारे इक्ता थे। इसमें जो इसका जो प्रमुख होता था उसको इक्तादार बोलते थे। और ये भी मैंने बता दिया, ये भी पहले इक्तादार था, कहाँ का, बदायूं का, मैंने बता दिया। तो ये भूखंड होता था, और ये क्या है, यहाँ पे अधिक जब इक्तादार नियुक्त किया जाता तो इस इक्तादार का क्या होता था, जिस भूखंड में जो इक्तादार नियुक्त किया जाता, ठीक है, वहां पे इसको क्या करना होता था। पहली चीज तो एक सैनिक टुकड़ी रखनी होती थी इक्तादार को। दूसरी चीज क्या होता था, वहां का प्रशासन भी देखना होता था। तीसरी चीज क्या होता था, वहां का राजस्व वसूली की जिम्मेदारी भी इक्तादार की होती थी, ठीक है। बट एक चीज याद रखना कि इन इक्ताओं पर कर का निर्धारण जो है राजा द्वारा किया जाता था। कर का निर्धारण राजा करता था, और भूमि जो होती थी वो किसान की होती थी, वो इक्तादार की नहीं होती थी। भूमि का मालिक किसान होता था, और भूमि पर कर का निर्धारण राजा द्वारा किया जाता था। कर की वसूली इक्तादारों के द्वारा माध्यम से होती थी, और भूमि का प्रशासन, इक्ता का प्रशासन भी इक्तादारों के माध्यम से होता था, और उस इक्ता पर एक सैनिक टुकड़ी रखनी होती थी, ठीक है। और जब ये भूमि से, जब इससे इक्ता से किसी इक्ता से कोई इक्तादार, जब क्या होता था, भू राजस्व की वसूली करने के बाद क्या होता था, उसमें से प्रशासनिक खर्च पर, सैनिक खर्च पर और अन्य खर्चों या अपने वेतन को निकालने के बाद जो बचता था, जो फवाजिल होता, जिसको जो अधिशेष होता था उसको फवाजिल बोलते हैं अरबी भाषा में, उसको फवाजिल ऐसे बोलते हैं, फवाजिल ऐसे। वो फवाजिल, जो फवाजिल होता था वो केंद्र कोष में जमा कर दिया जाता था। तो इस तरीके से इसने पूरे साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए ये एक प्रणाली अपनाई। इससे क्या होता था, एक तो राजा को अतिरिक्त सेना मिल जाती थी, दूसरा बहुत ज़्यादा प्रशासन इसको संभालना नहीं पड़ता था, क्योंकि एकता प्रशासन संभाले, एकता ही सेना को मेंटेन करे। तो इससे क्या होता था, केंद्र पर थोड़ा बोझ कम हुआ। ये इक्तादारी प्रणाली का बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट इसके बाद में, ठीक है। तो इक्तादारी प्रणाली आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं तुर्कान ने चहलगामी का गठन किया। चहलगानी, और कहीं कहीं चहलगानी भी लिखा होगा, कहीं कहीं चहलगामी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तुर्कान ने चहलगानी का गठन किया। मैं चहलगानी ही लिख दे रहा हूँ अगर आपको ज़्यादा लिखे, बट चहलगामी और चहलगानी कोई फर्क नहीं है, का गठन किया। इसमें क्या किया दोस्तों, जब ये सुल्तान बना तो उस समय दिल्ली में बहुत ज़्यादा षड्यंत्र का माहौल चल रहा था। तो इसने क्या किया, इसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए और साम्राज्य को क्या है,
का वंशानुगतता देने के लिए इसने क्या किया, 40 अपने विश्वास पात्रों का एक दल बनाया। अपने विश्वास पात्र और अपने गुलामों का 40 गुलामों का एक दल बनाया, जिसमें दोस्तों क्या किया है ना, जिसमें अपने विश्वास पात्रों को बना रखा उसने। तो इसी को 40 दल भी बोलते हैं, ठीक है तुर्कान। तो 40 लोगों का, इल्तुतमिश के 40 विश्वास पात्र लोगों का एक ये समूह था, जिसे तुर्कान जैसे क्या बोलते हैं 40 दल भी कहा जाता था, ठीक है। और इसने ये क्यों बनाया, तो प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए, दूसरा अपने प्रशासन को वंशानुगतता देने के लिए, क्योंकि बाद में भी क्या होगा भाई, इल्तुतमिश के मरते ही जानता था वो कि हमारे साम्राज्य में क्या होगा, लोग लूट खसोट में लग जाएंगे, तो ये 40 दल हैं जो हमारे प्रति वफादार रहेंगे, ये हमारे पुत्र के प्रति भी वफादार रहेंगे। तो इस वजह से इसने 40 दल, ये तुर्कान चहलगानी का गठन किया था, ठीक है। तो इस वजह से ये हो गया। नासरिया मदरसा का निर्माण कराया, तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। फिर मैंने बताया शमसी तालाब बनाया, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। शमसी तालाब मतलब तालाब, सराय नहर बनाया था, तालाब अपने, ठीक है, साम्राज्य के आसपास। फिर मैंने बताया सिर्फ कुतुब मीनार निर्माण को पूर्ण करवाया था। ये बात हो गई इसकी, ठीक है। और फिर मैं बताता हूँ, जब ये मरा 1236 में, तो उससे पहले इसने, मरने से पहले ही इसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हालांकि इसका जो पुत्र था वो, उसको जो है उलेमाओं ने और जो लोग थे उन्होंने मिलकर रजिया को हटाकर गद्दी से उसके पुत्र को बना दिया था। बट दोस्तों ये चाहता था कि मेरा जो पुत्र है, क्या कहते हैं, इल्तुतमिश, वो मेरी पुत्री है, वो सॉरी दोस्तों, मेरी पुत्री है रजिया, वो सुल्तान बने। और वास्तव में रजिया सुल्तान बनी, बट बहुत ज़्यादा उसको अपने राज्य में षड्यंत्र को झेलना पड़ा, तो ज़्यादा समय तक वो जीवित रह नहीं पाई और उसकी जल्दी डेथ हो गई, ठीक है, उसको मरवा दिया गया, ठीक है। तो हम ये बात आगे करेंगे, रजिया को कल पढ़ेंगे। रजिया बहुत इंपॉर्टेंट एक व्यक्तित्व है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो नारीवादी है ना, जो नारी को रिप्रेजेंट कर रही है इस समय, ठीक है। तो ये बात है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया है आपको आराम से बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने एक एक चीज़ को बहुत आराम से और बहुत क्लियरली समझाने का आपको, फवाजिल का मतलब आप समझ गए होंगे, जो अधिशेष, फवाजिल मतलब जो अधिशेष बचा था, जो प्रशासनिक सैनिक खर्च करने के बाद जो चीज़ बची है उसको फवाजिल कहते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ गई होगी। और इल्तुतमिश को दोस्तों आपने अगर इतना पढ़ लिया इल्तुतमिश के बारे में, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। मैंने जितना इल्तुतमिश के बारे में बताया उतना आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इस चीज़ की भी मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप चाहे पढ़ के देख लीजिएगा, आपको इतना क्लियर कोई कट समझाएगा नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने पड़ोसी, अपने मित्र, अपने परिवार में जितने भी लोगों, सबको बताएं कि इस तरीके से जो भी तैयारी करने वाले हैं वो जरूर पढ़ें, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। और दोस्तों मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग दोस्तों मन लगा के पढ़ें, अपने जो भविष्य में जो आप लक्ष्य तय किया हुआ है आप वो लक्ष्य को दोस्तों प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करें। और दोस्तों लगातार मेरे साथ बने रहें। आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे तो मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूं कि आपको नॉलेज को मैं बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर दूंगा। आपको बेसिक से मैं पढ़ाना से लेकर एडवांस तक लेकर जाता हूँ, ठीक है। आप अगर यूपीपीसीएस के अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं दोस्तों आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको यूपीपीसीएस के मेंस का भी बैच शुरू कर दूंगा, ठीक है। दोस्तों आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। और अगर आपको कुछ ही और क्यूरीज से, किसी और चीज़ से दिक्कत होती है तो आप क्रैकर जीएस एकेडमी, मेरे जो चैनल है उसी के नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, आप उसको दोस्तों ज्वाइन करें। आपको अगर पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको वहाँ से पीडीएफ भी दिला दूंगा, एकदम डिटेल वाला। बट उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें मिलेंगी। बट हाँ, आपको पढ़ने के लिए एक क्रमबद्ध चीज़ें लिखी हुई आपको उसमें मिल जाएगी। बट ये जो मैंने सेल्फ नोट्स आपके बनवाए हैं वो आपको ज़रूर बनाना है, वो आपको खुद से लिखने हैं, ठीक है। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है दोस्तों 8840486309, नंबर है मेरा 8840486309। इसको आप, अगर कोई क्वेरी है, कुछ आपको अगर पूछना है तो ज़रूर आप मेरे संपर्क करें, ठीक है। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आपको क्या कुछ अगर हेल्प चाहिए पीडीएफ से लेकर मैं आपको हेल्प करूंगा। बस आपका काम क्या है कि रेगुलर बने रहें, वीडियो को लाइक कमेंट करें और दोस्तों दूसरों को शेयर करते रहें। बट आपको मैं बिल्कुल दोस्तों हर एक चीज़ को बहुत अच्छे समझाता चलूँगा। और आज शाम को दोस्तों ज्योग्राफी की भी क्लास होगी। मैं दोस्तों ज्योग्राफी में दोस्तों आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी का सेशन लेकर आ रहा हूँ, आप लोगों को ज़रूर जुड़ना है उसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।